बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दौरान ही मिलिट्री कोर्ट से एक के बाद एक सजाओं का अमल जारी है और मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान की तादाद 105 थी, जिनमें पहले मरहले में 20 मुल्ज़िमान को कुछ माह से लेकर 1 साल तक की सजा सुनाई गई थी, जो कि बाद में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने मुआफ कर दी थी, जिसके बाद इन मुल्ज़िमान की रिहाई अमल में आई और फिर दूसरे मरहले में पहले 25 और अब 60 मजीद मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं और इनकी आम जेलों में मुंतकिली का अमल भी जारी है। पहले भी और अब भी तमाम मुल्ज़िमान को 2 से लेकर 10 साल तक की सजाएं सुनाई गई हैं। सजा पाने वालों में बानी पीटीआई के भांजे और मारूफ सहाफ़ी हफीजुल्लाह नियाजी के भांजे हसन खान नियाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक के अलावा 2 साबिक फौजी अफसरान ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन भी शामिल हैं। अब फौजी हिरासत में लिए जाने वाले 9 मई के मुल्ज़िमान पर चलने वाले तमाम मुकदमात की समाअत अब मुतल्लिका कवानीन के तहत मुकम्मल कर ली गई है। देखना यह है कि इन सजाओं के बाद पाकिस्तान का सियासी मसला हल की तरफ जानिब गामजन होगा या फिर मजीद पेचीदगियां पैदा होंगी, क्योंकि ये सजाएं अंदरूनी तजादात को बढ़ाएंगी, जिसका फायदा बैरूनी कुव्वतें उठाने की भरपूर कोशिश करेंगी। ये भी हो सकता है कि इन मुल्ज़िमान को पहले मरहले में सजाएं सुना दी गई हैं तो अगले मरहले में सिविलियन अदालतों से इन मुल्ज़िमान को कोई रिलीफ मिले या फिर आईनी बेंच से कोई रास्ता निकाला जाए। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि आया इन सजाओं और सख्तियों के अमल से हाल ही में जारी मुज़ाकरात पर भी कोई असर पड़ सकता है या नहीं, क्योंकि दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद पीटीआई की शराइत भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बात असीरान कारकुनान की रिहाई और जुडिशल कमीशन के क़याम तक महदूद थी, लेकिन अब मुज़ाकराती कमेटी के अक्सर अरकान बातचीत के इस अमल को टाइम फ्रेम से मशरूत कर रहे हैं। आज अडयाला जेल में भी काफ़ी चहल पहल रही, जहां पहले वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर और बाद में मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी मेंबरान ने 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने की ख्वाहिश का इजहार किया और साथ ही में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब हुकूमत की ख्वाहिश है कि पीटीआई जो भी डिमांड रखे वो तहरीरी हो, ताकि उनके मुतालिबात को समझने में क्लैरिटी आ सके। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी रज़ाकार रिजवान रज़ी साहब, अहमद वलीद साहब, जवाद फैज़ी साहब और मोहम्मद इरशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। रिजवान रज़ी साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। अपना हो या पराया, किसी की भी तफरीक किए बगैर आज फिर से मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुना दी हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं और साबिक रिटायर्ड फौजी अफसरान भी शामिल हैं। इन सजाओं के बाद जो बैरूनी प्रेशर है वो भी, और जो आज एक मैसेज कन्वे करना था कि कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि जितने भी ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान थे सबको सजाएं सुना दी गई हैं। क्या क्लैरिटी नज़र आ रही है इसमें? देखिए, ये वो ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान हैं जिनको जज, एडवोकेट जनरल ब्रांच जो होती है फ़ौज की कानूनी ब्रांच जो है, उन्होंने बाकायदा पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त लिख के फहरिस्त भेज के तो अपने कस्टडी में लिया था। गिरफ्तार इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया था, पुलिस नहीं किया था, लेकिन इनको उन्होंने लिया था। पहले 20 की सज़ाएँ माफ़ हुई, जैसा कि आपने फरमाया, फिर उनकी रिहाई हुई, फिर 25 की हुई, और जिस दिन 25 की सज़ा हुई थी, खाकसार ने उसी दिन आपको अर्ज़ किया था कि ये अब जो 60 लोग हैं उनमें से 22 के करीब लोग ऐसे होंगे जिनकी सज़ाएं बहुत कम होंगी और उनकी जल्दी रिहाई अमल में आ जाएगी और बाकियों को वो दे दी जाएगी। लेकिन एक जो बात मैंने उस दिन कही थी वो ये थी कि 7 से 9 साल की सज़ाएं होंगी, लेकिन कुछ अफराद को 10 साल की सज़ा भी हुई है। तो उस पर मैंने फिर जो कानूनी माहिरीन से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ लोगों ने जब वो डिटेंशन में थे या अंडर ट्रायल थे तो वहाँ पे एक यूनियन बनाने की कोशिश की, कैदियों की यूनियन, और कहा कि साडा हक इत्थे रख। तो उन्होंने 1 साल सज़ा की सूरत में उनका हक उनको अज़ाफ़ी दे दिया। मैंने उस दिन भी यही कहा था, आज भी मेरा यही पॉइंट है कि ये एक किस्म का इनके लिए रिलीफ है। अब इसके खिलाफ ये अपील कर सकेंगे और इनमें से अगर जिन लोगों की सजाएं पूरी हो जाएंगी या अगले 2, अगर तो देखिए इसके ऊपर नॉर्मल आर्मी कवानीन लगे हैं तो फिर तो इनकी कैद जो है वो दिन रात शुमार होगी, यानी 1 साल की कैद 2 साल शुमार होगी, तो जिनको 2 साल की हुई है वो रिहा हो जाएंगे।
لیکن اگر یہ دہشت گردی کے تحت ہوئے ہیں تو دہشت گردی کے تحت ایک قانون کے اندر ترمیم کی کے گئی بارے تھی. میں یا یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس تحریری اور تفصیلی فیصلے کے بارے میں پبلک کو کہتے ہیں نا کہ پبلک کے لیے بھی فیصلہ سامنے لاتے نا سر، وہ قانونی پیچیدگیاں کیا بتاتی ہیں کہ کب تک وہ فیصلے جو ہیں وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے، اور کب تک یہ سول عدالتوں سے رجوع کر سکتے ہیں ان کے لواحقین؟ نہیں، ابھی ان کے خلاف ایک لیول آف اپیل ود ان دا ملٹری کورٹ ہوگا. ابھی جب جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس میں بریگیڈیئر لیول کے جج صاحب نے اس کو ہیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی اپیل ہوگی ایک ایسے بورڈ کے سامنے جس کو لیفٹیننٹ جنرل لیول کا آفیسر ہیڈ کرے گا. ترتیب وہی ہوگی اپیل کے اندر. صحیح. پھر اس کے سامنے جو ہوگی رحم کی اپیل جائے گی چیف کے پاس، اور اگر چیف بھی اس کو مسترد کر دیتے ہیں تو پھر سول آئے گا جس میں وہ آرٹیکل 199 کے تحت جائیں گے، یعنی فنڈامنٹل رائٹ کے تحت. ٹھیک ہے. اور وہ بنیادی پلی لیں گے کہ چونکہ اس کے اوپر نظر ثانی کا ہمارے پاس اور کوئی فورم دستیاب نہیں ہے تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہمیں عدالت سنے. تو عدالت پھر 199 کے تحت، جس کے تحت ریٹ جورسڈکشن ہوتی ہے، اس کے تحت ان کو سنیں گی. چلے یہاں قانونی پہلو پر تو آپ نے میری مدد کی، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے. میں چاہتی ہوں اس سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے جو آج گفتگو فرمائی ہے ذرا وہ آپ سن لیجئے، پھر ولید صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ماسٹر مائنڈ جو تھے اس سارے حملوں کے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے. 60 مجرمان جو آج کیفرے کردار تک جن کا کیس پہنچا ہے، تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پہ توڑ کی، جلاؤ گھیراؤ کیا. فیئر ٹرائل ہوا ہے، انصاف کا بول بالا ہوا ہے. طالبہ کرتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں تک بھی یہ ٹرائل پہنچنا چاہیے. 1971 کے بعد پاکستان میں پہلی مرتبہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. پارلیمنٹیرینز کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اور بحیثیت مجموعی سول رائٹس اور ہیومن رائٹس کو سسپینڈ کیا گیا. تو اس کے اوپر ریمیٹنس کی کال ہماری جاری رہے گی. جی، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی، لیکن ولید صاحب میں اسپیسیفکلی رہنا چاہتی ہوں تارڑ صاحب کی گفتگو کی طرف، جس میں انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، تمام مجرمان کو سزائیں سنائی جائیں. اور جو آج وہ گفتگو فرما رہے ہیں کچھ اسی قسم کی سخت گیر گفتگو آئی ایس پی آر کی گزشتہ پریس ریلیزز میں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتی تھی. آج کی جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے سر، اس میں ایسے کہیں جو ہے نا الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک ایسی تحریر سامنے آئی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں، جیسے کہ آئین اور قانون میں ضمانت دی گئی ہے. قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہیں. ریاست نے، ادارے نے اپنے ریٹ برقرار رکھی، لیکن سر وہ جو بیرونی پریشر ہے کیا اس کی حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جو پریس ریلیز ہے اس میں کہیں نہ کہیں نرم گوشہ اختیار کیا گیا ہے؟ بالکل واضح طور پر انہوں نے کا مقصد یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے ای یو سے، امریکہ سے اور جگہوں سے، تو اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ان سویلینز کے ٹرائل نہیں ہونے چاہیے. تو جس پہ پھر وضاحت کرنا پڑی پہلے گورنمنٹ کو، اب اس پریس ریلیز کے تھرو کہ ان سب لوگوں کو اپیل کا حق حاصل ہے اور وہ اپیل کر سکتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے اسی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ آج یہ جاری کیا گیا. دوسرا یہ کہ جو ماسٹر مائنڈ کی بات ہے بار بار دہرائی جاتی ہے، پچھلی پریس ریلیز میں بھی دہرائی گئی، ابھی عطا تارڑ پھر کہہ رہے ہیں. تو ماسٹر مائنڈ کی طرف اوبیسلی دباؤ زیادہ جاتا ہے. پھر جو بھی ہیں مطلب بانی پی ٹی آئی ہیں یا اور جو لوگ تھے کہ ان کے پیچھے کون تھے جنہوں نے منصوبہ بندی کی اور سارا یہ معاملہ کے والے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا. جی بالکل، وہ پھر اوبیسلی ان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ڈر جو ہے وہ یہی ہے کہ کہیں بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کا ٹرائل ملٹری شروع نہ ہو جائے. یعنی کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ پھر اوبیسلی مشکل ہوگا ان کو ہینڈل کرنا. اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم فریم کے اندر جو مذاکرات ہیں وہ کسی پائے تکمیل پر پہنچیں، اور اس میں ساری جو مطالبات ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ اسیران کی رہائی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا جو المیہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے بہت کم دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو سزائیں ہوئیں. آپ نے دیکھا کہ ایک معاملہ ہوا تھا نواز شریف کے دور میں جہاں کہا جاتا ہے کہ جی سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا، تو اس میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی. یعنی اس میں اختر رسول ہیں جو سابق ہاکی کے پلیئر ہیں، ان کا بھی نام تھا اس میں، اور ان کو بھی سزا ہوئی. وہ یعنی نااہل بھی ہوئے، سزا بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو سزا ہوئی. تو اس کے علاوہ یعنی اس سپریم کورٹ کے معاملے کے بعد یا اس کے بعد کبھی کوئی ایسا معاملہ ہم نے نہیں دیکھا
کہ چاہے PTV پہ اٹیک ہو جب 2014 میں ہوا تو چاہے اس کے بعد جتنی بھی کوئی وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹ ہوئے تو اس میں لوگوں کو بہت کم سزائیں ہوئی ہیں، خاص طور پہ پولیٹیکل جو پارٹیز سے جن کا تعلق تھا. تو یہ ایک معاملہ ہے پاکستان میں. دنیا میں آپ دیکھیں انگلینڈ میں ابھی جو جتنے بھی فسادات ہوئے اس میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں. امریکہ میں یا کہیں دوسرے ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ بار بار اس لیے دیتے ہیں کہ وہاں پر اگر انصاف ہو رہا ہے، اگر کوئی لوگوں کو ڈر پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے پروٹیسٹ جو ہے پیسفل کرنا اور ہم نے یہ آگ یا توڑ پھوڑ نہیں کرنی، تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں، چاہے اسلام آباد میں کریں چاہے لاہور میں کریں. تو یہ ہمیں باور کرانا پڑے گا تمام جماعتوں کو اور تمام آرگنائزیشنز کو کہ جو بھی پروٹیسٹ کرنا آپ نے وہ پیسفل ہونا چاہیے. تو یہ ایک واضح پیغام گیا ہے، اور خاص طور پہ تحریک انصاف کو جن کا کافی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور بلیم اوبیسلی وہ سارا جاتا ہے کہ جی دیکھیں پولیس ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے. جب ایک لائن آپ کراس کریں گے پولیس حرکت میں آتی ہے. دنیا بھر میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے تو آپ انٹرنیشنل فوٹیجز ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں جس میں اگر وہ وائلیٹ کرتے ہیں تو یہ جو سب کچھ آج ہوا جو بھی ایپیسوڈ ہے، کیونکہ جتنے بھی زیر حراست ملزمان ہیں اب سزائیں ہو چکی ہیں، اب جو پروسیجر قانونی آگے چلے گا، اور جو خود بھی ISPR نے پریس ریلیز میں کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس کے نتیجے میں یہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، قانونی چارہ جوئی مزید سول عدالتوں میں ہو سکتی ہیں. سر سیاسی مسائل کا حل اب آپ کو نظر آ رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ کیونکہ ابھی تک تو یہی تھا نا کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں نہیں ہو رہی، سزائیں نہیں ہونی، چلیں سول عدالتوں تو چھوڑ دیں، ملٹری کورٹس نے تو فیصلہ دے دیا. بالکل، یہ جو پروسیس شروع ہوا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف کو کافی عرصے سے لوگ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اس کا جو بھی تمام فیصلے ہیں وہ بانی PTI نہیں کر رہے ہیں. تو بانی PTI کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ تھے تمام لیڈر تحریک انصاف کے کہ وہ کسی طرح سے اجازت دیں کہ ہم کوئی مذاکرات کر سکیں. لیکن اس طرف سے بہت سخت گیر قسم کا موقف رہا ہے بانی PTI کی طرف سے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، حکومت ہے، آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ چلیں مذاکرات کی طرف بھی میں آتی ہوں. پروگرام کا ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. ذرا نشاط صاحب کی طرف مجھے بڑھنے کی اجازت دیجیے. نشاط صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آج جب علیمہ خان صاحبہ بانی PTI سے ملاقات کے بعد جیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گا، یا تو مجھے مکمل رہائی دی جائے تاکہ میں باہر آ کر اپنے کیسز کو بھگتوں اور خود اپنی بے گناہی ثابت کروں، اور دوسرا یہ بھی کہ میرے جو کارکنان ہیں پہلے انہیں رہا کیا جائے، بعد میں اپنی رہائی کو دیکھوں گا. لیکن پھر 2-2.5 گھنٹے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ آ جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو یہ ظاہر کر رہی ہے، اس بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ ایک مذاکرات آن دا ٹیبل ہو رہے ہیں، ایک مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں جس میں انہیں ڈیل آفر کی جا رہی ہے کہ آپ کو بنی گالا شفٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے. تو سر کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے کچھ. نشاط صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو جس پس پردہ ڈیل کی آپ بات کر رہی ہیں یہ علیمہ خان کے منہ سے باہر آیا ہے. یہ حکومت کی سائٹ سے اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. سو پس پردہ اگر کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا سر یہ وہ گفتگو ہے جو ان کی بانی PTI سے جیل کے اندر ہوئی، جس کا حوالہ انہوں نے باہر آ کر دیا. ہاں، لیکن یہ دونوں جو فریق ہیں، یہ جو دونوں فریق آپ مجھے بتا رہی ہیں، یہ دونوں ایکچولی ایک ہی فریق کا نام ہے، یعنی یہ ایک سائیڈ ہے. اس میں جو دوسری سائیڈ ہے وہ حکومتی سائیڈ ہے. حکومتی سائیڈ سے اس طرح کی کوئی بات ہمیں سننے کو نہیں ملی. لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے گی تو یہ پہلے طے کیا جانا ضروری ہے کیا کسی نے ان کو ہاؤس اریسٹ کی آفر کی ہے، کیا حکومت نے انہیں کہا ہے کہ ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا. یہ جو مسئلہ ہے حکومت کے پاس سے ہوتا تو اب سے بہت دیر پہلے ان کو دے چکی ہوتی، کر چکی تھی. حکومت کے تو بس میں نہیں ہے نا، جو دے سکتے ہیں وہی بات کر رہے ہوں گے. نہیں، یہ آپ کا یہ موقف ہے کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے. اگر حکومت کے بس میں نہیں ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کس سے کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے، پھر انہیں اپنے پہلے موقف پہ قائم رہنا چاہیے تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. یہ اب معاملہ یہاں سے آگے جا چکا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جواب بالکل واضح ہے، ایک دفعہ نہیں کئی بار یہ جواب دیا جا چکا ہے. جب پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو مختلف پریس بریفنگز کے ذریعے بھی یہ بات DG ISPR کی طرف سے بھی کہی گئی ہے، اور پھر عملی طور پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو سزاؤں کی صورت جو ہے وہ ان کا جواب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. معاملہ دیکھیے بات کیا ہے. جو حکومت کی سائٹ سے بھی میری جن دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ جتنی بات اب تک کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ دیکھیے بانی تحریک انصاف ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے جو اسیران ہیں وہ ہوں، وہ جو قانونی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی باہر آ سکتے ہیں. ہم اس پروسیس میں حکومت کوئی انٹرونشن نہیں کر سکتی. ہم انتظامی معاملات کو ضرور ڈیل کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی طرح انتظامی معاملے میں فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن کورٹ کے معاملے میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن کسی کو جو ہے نا کسی کے کہنے پہ یا خواہش پہ جو اڈیالہ جیل کا دروازہ نہیں کھل سکتا. وہ کورٹ کے پروسیس کے تھرو ہی وہ دروازہ کھلنا ہے. تیسری بات جو اس میں اہم ہے، دیکھیے یہ جو جس پریشر کی بات کی جا رہی ہے، اس میں ایک بڑا لاجیکل اور امپورٹنٹ پہلو سامنے ہے. وہ تمام سزائیں جب عمران خان صاحب کے دور میں ملٹری کورٹس آپریٹ کر رہی تھیں اور سویلین کو سزائیں دی جا رہی تھی، اس وقت یہ یورپین یونین نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اور کیوں ایسا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جب سے جڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں جب ملٹری کورٹس نے سزائیں سنائی تو انہیں یاد آیا کہ ملٹری کورٹس کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے جو کنوکشن ریٹ جس کے نہ ہونے کی وجہ سے جوڈیشری کے اندر، جو ہماری جوڈیشری کے حالات کی وجہ سے یہ جو 129ویں نمبر پر ہے، کوئی 8-9% بمشکل کنوکشن ریٹ ہے اس کا، اسی بنیاد پہ تو ملٹری کورٹس کے اندر یہ سیکشن D2 شامل کی گئی تھی کہ جی جو دہشت گرد ہے وہ بھی چھوٹ کر دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں ریاست کے اوپر، تو وہ اس عدلیہ کی اس پروسیس کو ہم کیا کریں جس سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے، جس کی وجہ سے ملٹری کورٹ کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ دہشت گردوں کا ٹرائل کر سکے اور اس طرح کے لوگ جو ملٹری انسٹالیشن پر حملہ آور ہوں گے ان سویلین کا ٹرائل ہو سکے. تو جن سویلینز کا ٹرائل پہلے کیا گیا تھا، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں تھا، ان کے بارے میں یورپین یونین کیوں فکر مند نہیں تھا؟ یا وہ ٹھیک ہے، فیر انف. نوشاد صاحب آپ نے بالکل درست بات کی، اور اس بات کو تو میں بھی انڈورس کروں گی کہ مطلب پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن forget about any international pressure. فیضی صاحب، میرا ایک حالات حاضرہ، یہ جو میں نے ماضی میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں، اس کے اوپر میں آپ سے ایک آپ کی اوپینین لینا چاہتی ہوں. سر، بہت سارے لوگوں کو یہ چھوٹ حاصل تھی کہ وہ پریس کانفرنسز کریں، کنگ پارٹی کے ساتھ جا کر الیکشن لڑیں، سانحہ 9 مئی کی مذمت کریں اور ڈرائی کلین ہو جائیں. سر، یہ جو اسیران زیر حراست تھی، کیا ریاست ان کو یہ آپشن نہیں دے سکتی تھی؟ چلیں، یہ لوگ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے، نہ ان کی اتنی وقت ہے، نہ ان کی حیثیت ہے، سر پریس کانفرنس ہی بیچاروں سے کروا لیتے، جانے دیتے انہیں باقیوں کی طرح. دیکھیے ریاب، آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کہا نا کہ آغاز میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اپنا ہو یا پرایا، یہ میسج دیکھیں، انہوں نے پرایوں سے پہلے 9 مئی کے معاملات میں ملٹری کورٹ سے سزائیں دینے سے پہلے، انہوں نے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے کی بات سے پہلے، انہوں نے ان تمام باتوں سے پہلے یہ بتا دیا کہ پہلے اپنا پھڑیا گیا جائے، اور جو اپنا پکڑا گیا ہے وہ بھی اب کس کس کو کیسے کیسے پکڑوا سکتا ہے، اور وہ کیا کیا بتا چکا ہے، کیا کیا کہہ رہا ہے، کیا کیا چیزیں ان سے حاصل کر لی گئی ہیں. لہٰذا اس ساری صورتحال میں پہلے پھڑیا اپنا، اب پکڑ لیے وہ جو پتلونے لٹکاتے تھے، اور جنہوں نے پہلے، اس سے پہلے اگر ماموں وزیر اعظم نہ ہوتے تو PIC کا واقعہ شاید سب کو یاد ہو، جو وکلاء اور ڈاکٹرز کے درمیان واقعہ ہوا تھا، یہ تب بھی شاید نہ چھوٹ پاتے، لیکن ماموں جو وزیر اعظم سی، پھر اس کے بعد اب بھی جو انہوں نے کیا، ان سزاؤں پہ تو بنتا تو یہ ہے کہ ریاست مدینہ میں، اور میں نے یہ پہلے دن کہا تھا، اگر خان صاحب اس کو واقعی ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، جس دن علیمہ باجی کی مشینوں والا معاملہ شروع ہوا تھا، ٹریل دے دیتے، شفافیت لے آتے، کیونکہ ریاست مدینہ کا اصل جو والی وارث تھا نا، اس کے پاس سفارش آئی تو عربی میں یوں کہا گیا کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرکت لقطات یدہا. لہٰذا اگر ریاست مدینہ بنائی جاتی، کوشش کر لی جاتی، آج اس عذاب میں گفتگو ہم نہ کر رہے ہوتے. رہ گئی بات پریس کانفرنس کی. دیکھیے پریس کانفرنس جنہوں نے کی تھی، یا تو ان کے وہ شواہد موجود ہوتے، یا تو وہ پریس کانفرنس کرنے والے وہ موجود ہوتے کہ آؤ لبرٹی میں میں کھڑا ہو کے یا کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، پھر وہاں آگ لگتی دیکھیں، پھر وہاں ویڈیوز دیکھیں، پھر ان کے اپنے اکاؤنٹ سے وہ اپلوڈ ہوتی بھی دیکھیں، شیئر ہوتی بھی دیکھیں. تو لہٰذا جو بالکل سمجھ گئے تھے، سیانے نکلے،
वो साइड पे हो गए। सर और जो उनको अड़े ऑफर रहे, दी गई वो तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की ना। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि रियासत तो माँ की जैसी होती ना, तो उस माँ ने इन 105 मुल्ज़मान को ऑफर नहीं दे देते। जरिया आप मुझे एक जुमला कहने दीजिएगा। जी सर प्लीज। मैं और रजी साहब या अहमद वलीद साहब या नौशाद भाई, हम एक जगह पे गुफ्तगू बड़ी जज्बाती कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों वहां जाके आग लगाने में मुआवन साबित नहीं होते, या लगवा नहीं रहे होते, या बोल नहीं रहे होते, तो मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं तो फड़े आ जाऊंगा। लेकिन सर इल्जाम तो यही था ना जब उन लोगों को ज़ेरे हिरासत लिया गया कि इन लोगों ने उकसाया था, और उस उकसाने के जो ऑडियो मैसेजेस थे वो पूरे मीडिया पर नशर भी हुए। निशाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी चले निशाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ये इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिनको जो ड्राई क्लीन हुए ना, वो उस के मुजरिम नहीं थे, उन्होंने उस जुर्म के अंदर वो शरीके कार नहीं थे, और वो किसी ना किसी सूरत, चाहे उनको पहले से इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो किसी वजह से थोड़ा सा डर गए, या उन्होंने थोड़ा सा हिफ्ज़े तकद्दुम के तौर पे वो अपनी लाइंस क्रॉस नहीं की, तो वो लोग ऐसे लोग जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं थे, जिनके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट एविडेंस नहीं थे इस सारे मामले के अंदर, इस सारी जो इसको कहते हैं प्लान्ड वे के अंदर इसको करने के वो हिस्सेदार नहीं थे, उन लोगों को ड्राई क्लीनिंग की इजाजत दी गई। तो सर इस हिसाब से तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा को भी छोड़ देना चाहिए ना, वो भी तो खाली बैठी हुई थी गाड़ी के ऊपर। ये तो आप तक के पास इंफॉर्मेशन है ना, जो गाड़ी में बैठी हुई थी, जिनके पास इंफॉर्मेशन है उनके पास इससे कहीं ज्यादा की इंफॉर्मेशन मौजूद है, और जितने लोग सर हम छोड़े तो उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बात करनी है ना जो हमारे पास मौजूद होगी। उनके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जिनकी बुनियाद पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है, जिनकी बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, जिनके खिलाफ उनको सजाएं दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसी वजह से कुछ लोग छूट गए, और कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में आम तासुर ये था कि वो इसका हिस्सा नहीं है, या किसी हद से ज्यादा उन्होंने तजावुज नहीं किया, लेकिन दरअसल उन्होंने इसकी प्लानिंग से लेकर इसके डिफरेंट मामलात के अंदर इस तरह से काम किया कि जिनकी वजह से वो जो है वो इस मामले के अंदर छूट नहीं पाए, वरना वो भी जो तैयार थे कि जी हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ड्राई क्लीन होना चाहते हैं। वो कौन सा शख्स था जो ड्राई क्लीन होना नहीं चाहता था? आप मुझे उस शख्स का नाम बता दें, इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ के अलावा शायद वो भी तैयार हो जाएं, जो ये ना कहता हो कि जी मुझे छोड़ दें, मैं ड्राई क्लीन होना चाहता हूं। चले सर आप कहने वो तैयार है, अगर वो तैयार होते तो मेरे ख्याल से ये 2 साल तक उन्हें जेल में ना बैठना पड़ता। एनीवेज मुझे क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं मजीद कंटिन्यू करती हूँ आप सबके। स्टे ट्यून्ड पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन 60 मुल्ज़िमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट्स का जो फैसला आया है, डेफिनेटली इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुना दी गई हैं, और तीसरा ये कि इंटरनेशनल प्रेशर कहें या ना कहें, माने या ना माने, हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं तो आने वाले दिनों में ही हमें नज़र आएंगे। लेकिन ज़रा मैं दोनों की तरफ आने से पहले वलीद साहब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई बात नहीं कर रही। रिचर्ड गर्नल जो हैं वो आए रोज़ कोई ना कोई ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन हुकूमत ने चुप साधी हुई है। कल जब चुप्पी का रोज़ा ख्वाजा साहब ने तोड़ा तो ऐसा तोड़ा कि मतलब सभी ये सोच रहे थे कि ख्वाजा साहब ने क्या कह दिया। अब जो उसके ऊपर रिएक्शन आया, और शायद ख्वाजा साहब ने खुद भी नहीं इस बात का ख्याल किया होगा कि वो क्या क्या बातें कह गए, तो उसके ऊपर जो रिचर्ड गर्नल साहब हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी सफारत खाने और सफ़ीर रिजवान शेख को कुछ वजाहतें देना होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से जान से मारने की धमकियाँ और ऑपरेशन गोल्डस्मिथ जैसी अहमकाना बातें गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। इस बात का भी जायजा लिया जाए कि अमेरिका टैक्स दहंदगान के पैसों से पाकिस्तान को क्या इमदाद फराहम करता है। कहीं ना कहीं कुछ टेबल्स पर यह भी गुफ्तगू हो रही है कि चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, यही वजह है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना भी पड़ रहा है। सर मुज़ाकरात के दौरान जहां पर सियासी तबसरों से गुरेज करने का कहा था याद सादिक साहब ने, आपको नहीं लगता कि कह देते लेकिन थोड़ा सा हथौला रखते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखें, ये जो रिचर्ड गर्नल का मसला है उसको पाकिस्तान को बिल्कुल उसमें एंटर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे वो चीज़ें कर रहे थे और उनको करने दे, ठीक है। जो भी अगर कोई ऑफिशियली जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐसी कोई बात आए तो फिर देखा जा सकता है कि क्या मामला है। इसका रिएक्शन जो है, सर ही इज पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट, कैबिनेट का मेंबर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो आपने देखा होगा शुरू की जो उसकी ट्वीट्स थी, जी जी, और उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो पुरानी ट्वीट थी
उसको किया जा रहा था कि इन्होंने डिमांड किया था पहले, लेकिन उसके बाद फिर वो जज्बाती हुए, उन्होंने फिर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो करना शुरू कर दी। कुछ उर्दू ट्रांसलेशन जो हैं उन्होंने अंग्रेज़ी में की, जिसके मीनिंग जो मीनिंग जो है वो मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आई। रोमन उर्दू में भी उसने किया। हाँ, उन्होंने लेकिन उसको कहा कि नहीं, इसकी बुनियाद पे हम पूछेंगे इनसे बड़ी जल्दी उर्दू सीखी है उन्होंने। तो ये मामला जो है वो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा सीरियस मामला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन ये जो प्रेशर है EU की तरफ से, या मतलब इवन जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर स्टेटमेंट दी है, ये वाज़ स्टेटमेंट है, उसमें गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर जब गवर्नमेंट बनेगी डोनाल्ड ट्रंप की, तो उसमें अगर ये मामला ऑफिशियली टेकअप होता है तो फिर कोई बात हो सकती है, लेकिन अगर वो टेकअप हो भी पाकिस्तान की तरफ से, अभी तक तो ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जैसे शकील अफरीदी है, उसका तो ऑफिशियली जो अमेरिकन गवर्नमेंट है पिछले कई सालों से डिमांड कर रही है पाकिस्तान को कि उसको रिहा करें और हमारे हवाले कर दें, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी। और इसी तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला है कि वो अमेरिकन कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारी नेशनल है और टेरर फाइनेंसिंग और बहुत सारे मामलात हैं, हम उसको रिहा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ अब ऐसा मामला आया है जिसमें पाकिस्तान जो है वो कोई अपील कर सकता है या उनको रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस बुनियाद पे आप उसको रिहा कर दें। मेरा ख्याल है कि जब तक ये गवर्नमेंट ट्रंप की नहीं बन जाती पाकिस्तान के मामले के ऊपर, क्योंकि जो अभी ट्रंप की गवर्नमेंट है उसने कनाडा या इधर उधर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 जनवरी तक के मामलात इंतहाई, मतलब टाइमिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और सोच विचार के साथ हुकूमत कुछ मुस्बत फैसले कर ले जो पाकिस्तान के हक में हो तो जरा ज्यादा बेहतर होगा। रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, टाइमिंग चूंकि मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि एक तरफ तो इंटरनेशनल प्रेशर हम देख रहे हैं, ठीक है, दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट की सजाएं हैं, तीसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, सब आमने सामने बैठ भी रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आज हम बैठे हुए हैं। सर, ये जो मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाएं हैं, इसके बाद आपको लगता है मुज़ाकरात में बैठने वाले लोगों की एक दूसरे की तरफ जो है वो अदम एतमाद में इजाफा होगा? किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे फिर? देखिए, मैं इसकी मिसाल को थोड़ा सा एक्सटर्नलाइज करना चाह रहा हूँ। जी जी। पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे थे जी। और उनकी वहाँ पे मुलाकातें जारी थी। इसी दौरान पाकिस्तान ने वहाँ पर दहशतगर्दों के 4 कैंप्स पे हमला किया और दहशतगर्दों को हलाक किया। उनकी स्टेटमेंट भी आई और सारे लोग देख रहे थे कि अब कल इनकी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात है मोहम्मद सादिक साहब की, वो होती है कि नहीं होती। वो भी हुई और वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात भी हुई। इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे और साथ में जो है वो ठाठू भी होता रहेगा। मेरा ख्याल है कि उसी मिसाल को यहाँ पे मंतबक कर लिया जाए कि मुज़ाकरात अपनी जगह के ऊपर जारी रहेंगे, बाकी ठाठू भी हो जाएगा। और मैं तो इससे पीटीआई को एक रिलीफ समझता हूँ, क्योंकि जो पिछले 1.5 साल से वो उनके मुकदमात लटके हुए थे, अब वो किसी बनने लगना शुरू हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है अब अपील का प्रोसेस चलेगा, अपील के बाद फिर रिहाई का प्रोसेस चलेगा और अपील में ही फाइनल ओवर कह सकते हैं अब इसे, ये नहीं, डेथ ओवर की तरफ ये आप कह लें कि अगर 20 ओवर का मैच है तो अब ये 16वां ओवर शुरू हुआ, अभी 4 ओवर बाकी हैं। ये आखिरी सेगमेंट है जहां पे एवरेज की थोड़ी सी टेंशन शुरू हो जाती है, वो वाला मसला। अच्छा, देखिए एक बात पिछले सेगमेंट के अंदर और इस एवरेज में मुझे ये बताइए कि इस वक्त विन विन सिचुएशन में कौन है या पलड़ा किसका भारी है? इवनली पॉइज्ड है मैच। अच्छा, अगली बारी जो है अब इन फैसले के बाद पिछले मंडे को फैसला आना था 190 मिलियन पाउंड वाले का, तो वो डिले हो गया था। तो मैंने मंडे को ही अर्ज किया था कि बुनियादी तौर पे ये जो 9 मई वाले कुछ जो बाकी लोग हैं उनका पहले मामला निपट जाएगा तो फिर वो आएगा। तो अब देखिएगा कि दिसंबर के पहले वीक के अंदर वो वाला फैसला भी आ जाएगा। और इसमें ना एक और बात है कि हाँ, आपने एक और बात भी कही कि जी इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत क्यों दस्तयाब नहीं है। भाई DGISPR हर प्रेस रिलीज में तो कह रहे होते हैं कि कौम से माफ़ी मांग लें, 9 मई पे निदामत का इजहार कर लें, ठीक है, और जो है वो आपके लिए वो हो जाएगा। और ये जो बंदा जो कि बुनियादी तौर पे वहाँ पे आप देखें ना, कुछ को 2 साल की सज़ा हुई है और
वही हरकत करने वाले कुछ लोगों को 9 साल की सजा हुई है। तो मैंने वो जो मुतलका वकील है एक जो पेश होते रहे हैं वहां पे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जिन्होंने इस बात के ऊपर निदामत का इजहार किया और 9 मई की जो है वो कर दी, वो क्या कहते हैं, मजम्मत कर दी, उनके साथ बहुत नरम रवैया रहा है वहाँ। ठीक है ना। और मैंने कहा कि जो जिनको ज्यादा सजाएं हुई उन्होंने कहा वो थे जो कि अपनी बात पे डटे हुए थे आखिरी वक्त तक। चले पॉइंट आपका आगे। फैज़ल साहब मुझे ये बताइएगा कि आप इस मामले पर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पर चली गई थी, वो भी कंटिन्यू कर लीजिएगा। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं इसके इन फ्यूचर आपको क्या नताइज नजर आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि अदम एतमाद की फिजा तो कायम होगी इन मिलिट्री कोर्ट से मिलने वाली सजाओं के बाद, क्योंकि ख्वाहिश तो यही की गई है बानी पीटीआई की तरफ से कि उनके जो बेगुनाह कैदी हैं, जो सिरान है, जो सियासी कैदी हैं, उन्हें रिहा किया जाए। सर रिहाई तो फिलहाल नहीं होती नजर आ रही, सजाएं जरूर हो रही हैं। इसको बड़े ही तरीके से मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन बयान कर दूं। दो चीजें बड़ी वाज़ेह और आश्कार हो रही हैं। वो ये है कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ये हम सवाल उठा रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आने से हाय अल्लाह मुज़ाकरात तो कहीं खराब नहीं हो जाएंगे, ये तो सवाल हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखिए कि जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर बैरूनी लॉबिंग फर्म्स और फिर उनका इस्तेमाल, उनकी कंपेन, उनके राब्ते, उनका सोशल मीडिया, तो यही आ रहा है कि उस प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ रहा है, वरना गवर्नमेंट विलिंग नहीं थी मुज़ाकरात के लिए। नहीं, अगर ये वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि बैठो तो सही, देखो तो सही, आओ तो सही। बैठने की बात की तो वो हमें पीछे पीछे भी नजर आए, और आपको पता है कि टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल है फिर तो मैंने तो पहले ही दरखास्त की थी जनाब की अदालत आलिया में कि मुझे जरा मुख्तसरन मुकम्मल करने दीजिएगा, मुकम्मल बात करें, तफसीली बात करें। वो ये है कि देखिए अगर एक तरफ से आप बैरूनी प्रेशर लेके आएंगे, और मेरे दोस्त अहमद वलीद साहब ये फरमा रहे थे कि उसका जवाब ही ना देते, नहीं, वो अमेरिका का अगर अहम बंदा है और उसकी अगर ऐसे पोस्ट उसकी सामने आएंगी, दोबारा से जिंदा करके आएंगी, या जैसे भी आएंगी, उर्दू में आएंगी या इंग्लिश में आएंगी। अच्छा, मुझे यहाँ पे मुझे एक सवाल लेने दें फैज़ल साहब, आपसे ही सवाल है, ठीक है ना। आपने कहा कि बैरूनी कैंपेन्स को लॉन्च किया गया ना, ठीक है सर, ये अगर हम जाके पीछे देखें ना कोई हफ्ता पहले, तो किसी ने कहीं पर कोई बात नहीं की थी। एक प्राइवेट टीवी चैनल ने एक ट्वीट की या अपनी खबर बनाई जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ। ये हम ये जरूर कह सकते हैं कि फुल टॉस मिली या फिर बॉल जो थी वो बल्ले पर आ गई। ये नहीं कहा जा सकता है कि यहां से जो है ना वो थोड़ा पुश किया गया या पाकिस्तानी लोगों ने जाके रिचर्ड ग्रिनेल को ट्वीट करना शुरू की। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ मामला हुआ है, अगर आप इत्तेफाक कर सके मेरी गुफ्तगू से। देखिए दरमियान में ऐसी चीजें भी होती हैं, इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि एक सिंगल कॉलम की खबर हमारे दौर में होती थी तो कई चीजें इधर से उधर हो जाया करती थी, मैं मानता हूं। लेकिन मसला ये है जरा, मैं फिर वही मुकम्मल चंद लाइनों में वो ये करना चाहूंगा कि अगर आप बैरून मुल्क भी ये सब कुछ करेंगे, मुझे जो लग रहा है इस वक्त ये वाज़े हो रहा है कि वो अमेरिका जिन्होंने इनकी हुकूमत खत्म की, वो अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट वाली, वो अमेरिका जो फला करता था, वो अमेरिका जो फला करता था और जिसके खिलाफ मुजाहरे होते थे, उस अमेरिका की तरफ किसका और उसका किसकी तरफ झुकाव है, वजह क्या है? ख्वाजा आसफ के अल्फाज काफ़ी हैं, इसराइली सरमाया है, लिहाजा ये तो जवाब आपस में आ गए। मुझे ये भी साथ लग रहा है, आखिरी जुमला, मुझे ये भी लग रहा है कि IMF के प्लेटफॉर्म से या उस स्टेज पे या उस दौरे में, अगर उससे पहले कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो मुझे तो मामलात थोड़े से दूर के नज़र आ रहे हैं कि हमने भी शायद फैसला कर लिया है बतौर रियासत कि अब हम अपनी डगर पे अपने आइन अपने कानून के मुताबिक चलेंगे और बहरी बेड़ों का अब इंतजार नहीं कर सकते। आपने ख्वाजा साहब के हमें ये 2 दिन पहले कहे तो याद दिला दिए हैं, लेकिन साल पहले उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए वेंटिलेटर है। आप कैसे उसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं? और प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं, फरमा चुके हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद निशात साहब आपकी तरफ आऊंगी। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन।
जी, वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से दोबारा मैं बात करूंगी कि एक तो इंटरनेशनल प्रेशर है, दूसरा ये कि मुज़ाकरात हो भी रहे हैं। 2 जनवरी को दोबारा मुलाकात होनी है और आज बानी पीटीआई की मुलाकातें भी हुई हैं अपने सियासी रहनुमाओं के साथ। नौशाद साहब, सारा जो सियासी मंजरनामा है वो भी आपके सामने है। इससे पहले आपने हमारे दीगर तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू भी सुनी। सर, जो आज मुलाकात हुई है बानी पीटीआई की अपने सियासी हमनवाओं के साथ, उसके बाद अल-यमीन गंडापुर पर एक तो मुकम्मल एतमाद का इजहार किया उन्होंने, ठीक है, और दूसरा मैं फिर अपनी वही गुफ्तगू दोहराऊंगी जो मैंने आपसे पहले की थी कि अलीमा खानम साहिबा जो गुफ्तगू फरमा रही थी कि ये हाउस अरेस्ट जो है उसके ऊपर नहीं आ रहे बानी पीटीआई और असीरान की रिहाई मांग रहे हैं। तो सर, ये मुज़ाकरात में फिर क्या गिव एंड टेक हो सकता है? क्या बात सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशियल कमीशन तक ही महदूद रहेगी? सिर्फ यही दे सकती है गवर्नमेंट पीटीआई को? देखिए जरिया, आप कैसे लेती हैं अलीमा खान की बात को? मैं इसे ऐसे लेता हूं कि शायर इसमें ये कह रहा है, डिमांड कर रहा है कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाए। अच्छा, ठीक है, इसका मकसद ये होता है, ये एक प्रपोजिशन दी जा रही है हुकूमत को कि ये भी हो सकता है, बराए मेहरबानी इस पर नजर करम कीजिए। अच्छा। तो इसके अलावा कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए, ये जो मैंने पिछली तब पहले बात कर रहा था ना, ये वॉशिंग मशीन वाली, ये सर्विस हर एक को लेकिन दस्तयाब सर बड़े मारूफ सहाफी हैं अपने हामिद मीर साहब, उन्होंने ये कहा कि बानी पीटीआई को ये वाली ऑफर तो मुतादिद बार ऑफर हो चुकी है, अगर होना होता तो बहुत पहले हो चुके होते। ये किसी सहाफी ने कहा है। इसी तरह से किसी हुकूमती अगर कोई मौकफ आएगा तो फिर हमें ये लगेगा कि हुकूमत इस मामले में कोई संजीदा है। अभी तक कोई ऐसी मेरे सामने संजीदगी दिखाएगी तो सीधा सीधा घर जाएगी, जैसे जावेद लतीफ साहब खुद फरमा चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि बानी पीटीआई बाहर तो हम अंदर कैसे होने दें। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि इस वक्त जिस मुज़ाकरात की मैं और आप बात कर रहे हैं उसमें क्या चीज ऑफर की गई है, क्या नहीं की गई, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अभी तक हुकूमत ने किसी किस्म की कोई ऑफर उन्हें दी नहीं। वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगली आइंदा मीटिंग में अपने मुतालबात लेकर आएगी, फिर हम उस पर गुफ्तो शनीद शुरू करेंगे, यानी मामला सिलसिला आगे बढ़ेगा। जो पिछली मीटिंग थी इसमें तो सिर्फ ये बात हुई थी कि क्या वाकई आप संजीदा है, मुज़ाकरात के लिए कोई बात आगे बढ़ाई जाए, इससे ज्यादा कोई बातचीत वहां नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, ये बात याद रखें कि जो मामला इस वक्त जेरे बहस है वो शुरू कहां से होगा? वो शुरू इस बात से होगा जो मैंने आपको पहले कही थी कि अदालती मामलात में कोई दखलंदाजी चाह कर भी नहीं कर सकता। कुछ और तरह से फैसिलिटेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट करने या उन फैसिलिटेशंस की बात आएगी वो भी आपके सामने शवाहिद आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी बात ये जो इंटरनेशनल प्रेशर का मसला है ना, देखिए वलीद साहब दुरुस्त कह रहे हैं, अभी तो रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं उनको खुद नहीं मालूम कि उनके पोर्टफोलियो में क्या होगा। ज्यादा इम्कानात इस चीज के अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि उनको वो स्पेशल एनवॉय जो है वो वेनेजुएला और कोरिया के मामलात के ऊपर होंगे, पाकिस्तान उनके एम्बेड में शायद हो ही ना। इसी वजह से वो शायद ज्यादा शोर मचा रहे हैं। या वो चाहते हैं कि उनके एम्बेड में पाकिस्तान आ जाए, या वो चाहते हैं कि उनके एम्बेड में नहीं है, तो जब तक वो पोर्टफोलियो पे नहीं आते उस वक्त तक जो करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, वो कह दें। देखिए, जो बात समझने वाली है वलीद साहब की बात जो अहम है वो समझ लें कि जब यूरोपियन यूनियन ये कहती है कि जीपीएस प्लस जो आपके पास एक वो है जीएसपी प्लस, मतलब एक बात का आप एतराफ कर रहे हैं कि बैरूनी दबाव मौजूद है, चाहे अमेरिका का हो या ना हो, यूरोपीय यूनियन को आप कंसीडर कर रहे हैं। अमेरिका में भी जो मिलिट्री कोर्ट्स को लेके जो उनके स्टेटमेंट उनका आया है वो भी अहम है। ये दोनों बातें अहम है और ये भी अहम है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान उसको इग्नोर नहीं कर रही। ये तीनों बातें अहम है। लेकिन साथ ही आपको वलीद साहब ने ये भी बताया था कि जब शकील अफरीदी की बात आई थी तो पाकिस्तान ने उनकी बात तस्लीम नहीं की थी। तो एटम बम की बात आई थी तो पाकिस्तान ने बात तस्लीम नहीं की थी। जो बानी तरीके से ट्वीट करने की क्या जरूरत थी ख्वाजा आसिफ साहब को? सीधा सीधा लिख देते हैं एब्सोल्युटली नॉट। देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कहना चाह रहे थे, जो बातें करवाना चाह रहे थे, जिस पर आज आप बहस कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे थे कि आपको यह पता चल जाए कि वो इसराइल का एसेट है या ऑपरेशन गोल्डस्मिथ है, ताकि उस पर डिबेट शुरू हो जाए। आप गवर्नमेंट अपनी जगह पे अपने दिफाई मामलात के अंदर दिफा करती रहती है, लेकिन असल मामला ये है कि हम बतौर जर्नलिस्ट ये देखते हैं कि किसकी बात में कितना वजन है, उसके पीछे कौन से शवाहिद हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक बनती है। इस वक्त जो सिचुएशन है ये क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से पीटीआई को क्लियर जवाब मिल रहा है जो सजाओं की सूरत में सामने आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जहां से बात शुरू कर रही है वो माइनस इमरान खान या वो माइनस वो जो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है उनके बाद है।
वो ये बात कहते हैं कि अगर आपने इस मुल्क में सियासत करनी है तो फिर आप उस तरीके से करेंगे जैसे दूसरी सियासी जमातें कर रहे हैं और उसके पैरामीटर्स तय करेंगे। एक और बात कहना चाहूंगा, आपने मुझे जब आप ब्रेक पे जा रही थी, देखिए अगर बानी तहरीक इंसाफ तैयार ना होते तो फिर ये बात आपके सामने ना आती कि जी वो वीडियो पैगाम देने के लिए तैयार हो गए थे, और वो वीडियो पैगाम यकीनन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता था, वो माफी का ही वीडियो पैगाम था जिस पर एक दफा वो अग्री किए थे, और अग्री करने जब जेल के दरवाजे खुले थे, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, तो उनसे जो डिमांड की गई चलिए थी, ठीक है नौशाद साहब, जो पॉइंट आपका आ गया, मुझे आप ही के पॉइंट को लेकर आगे बढ़ने की इजाजत दें, ठीक है। मैं चाहूंगी कि मुख्तसर से कमेंट्स पे ले लूं। वलीद साहब, वाकई बानी पीटीआई राजी हो गए थे 9 मई की माफी मांगने के लिए, क्योंकि जो उनकी गुफ्तगू उनकी बहन कोट करती हैं, उनके दीगर सियासी हमनवा कोट करते हैं, उनके रुफका कोट करते हैं, उसमें तो आज तक हमने सुना नहीं, वरना नौबत यहां तक ना पहुंचती। और दूसरा मैंने ये भी कहा कि ख्वाजा साहब ने जो इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट की, बेहतर था एब्सोल्युटली नॉट कह देते, कहानी कटा ही मुक्ता। मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ की जो ट्वीट है वो पब्लिक कंजप्शन के लिए है, यानी कि पब्लिक को केटर कर रहे हैं ताकि पब्लिक में एक बयानिया या बात जो है ना छिड़ी जाए, जैसे नौशाद साहब कह रहे हैं। दूसरा ये था कि बानी पीटीआई जो है, आपने नोट किया होगा कुछ अर्सा पहले तक उनकी ऐसी ट्वीट पे ऊपर आए हैं, पैगामात आए हैं जिसमें वो कह रहे थे कि ठीक है, जो लोग ऐसे मामलात में मुलव्वस थे जी उनको सजाएं दें आप, ठीक है, लेकिन जो आपने असीरान सियासी तौर पर गिरफ्तार किए उनको तो छोड़ें। हाँ जी। आप ये रिकॉर्ड पे आप देख लें कि इसका मतलब है कि उस टाइम पे वो इस बात पे एग्री कर रहे होंगे कि ठीक है, जिनकी सजाएं मिलनी है, जिन्होंने आग लगाई जिस बंदे ने, मैं उसकी कैसे सपोर्ट करूं, ठीक है। वो कह रहे थे कि वीडियोस दिखाएं, सीसीटीवी फुटेज भी कह रहे थे, अब वो सारी चीजें आ चुकी हैं, तो मे भी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि वो रिकॉर्ड कराना चाह रहे थे, लेकिन उनकी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स थी जिससे ये तासर मिल रहा था कि वो चाह रहे थे कि ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर नेगोशिएशन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा रजी साहब, जो टाइम फ्रेम का उन्होंने कहा है, आज जो उनकी अपने लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा कि टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। सर सूटेबल होगा गवर्नमेंट के लिए कि टाइम फ्रेम के अंदर रहकर बातचीत हो? क्योंकि वैसे अगर ऐसा ना हो तो फिर तो ये मुज़ाकरा 2 महीने लटका लें, आप 3 महीने लटका लें, फिर तो ऐसा ही हो सकता है। देखिए, जो पिछली दफा मुज़ाकरात के लिए बैठे थे जी उसके बाद 2 तारीख किसने दी थी? पीटीआई के वफद ने दी थी कि हम 2 तारीख तक वो अपने मुतालबात लिख के ले आएंगे। ठीक है। अगर ये अक्लमंद होते, मेरा ख्याल बानी पीटीआई ने ये बात जो है वो अपनी पार्टी को कही है, क्योंकि अगर ये जल्दी होती तो ये कहते जनाब कल का दिन दे दें, हम परसों आपके साथ फिर मीट कर लेते हैं। सही। ये डेट हुकूमत की तरफ से तो नहीं आई ना, पीटीआई के वफद ने कही। तो टाइम फ्रेम का कह दिया ना। हाँ, अब ये उन्हें कहें कि जनाब हमारे साथ टाइम फ्रेम तय करें। हाँ। और अगर हुकूमत नहीं करती तो उसकी बदनीति सामने आ जाएगी। और अगर मैं इन दोनों फिरकैन को छोड़ भी दूं, क्योंकि हमने मुल्की ब्रॉड पर्सपेक्टिव में तो मुल्की सियासी मामलात को भी तो देखना ना, इकोनॉमी बाकी चीज़ साथ साथ जुड़ी है। सर वाकई विद इन द टाइम फ्रेम अगर कोई मामला किसी तरफ बैठ जाता है तो आपको लगता है कि बेहतर होगा और ऐसा ही होना चाहिए? जी, मेरी एक वफ्द के रुकन से बात हुई है इस हवाले से, तो मैंने उन्हें कहा कि मैक्सिमम आप क्या दे सकते हैं? हाँ जी। ठीक है ना? जी। आप मतलब क्या ऑफर कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैक्सिमम, जो हमारी ऑफर को तो छोड़े, उधर से जो मैक्सिमम मुतालबा आ रहा है ना ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये है कि घर मुंतकिल कर दें। अच्छा। ये तो आप कर सकते हैं ना, उसे सब जेल करार दे, जैसे हम हाउस अरेस्ट की मामले में ले आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए हाँ इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है कि हुकूमत ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है। हुकूमत वाकई इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 9 मई के वाक़यात आपके सामने, अभी 9 मई के बहुत सारे लोगों के मुकदमात सिविल अदालतों में भी ज़ेरे समाअत हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर। चलिए, इससे पहले कि मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं, जरा फैजी साहब को भी मौका दे देते हैं ताकि फाइनल कमेंट वो भी कर दें। फैजी साहब, आपके नजदीक गवर्नमेंट क्या दे सकती है पीटीआई को? देखिए, मेरा तो असल सवाल तो ये है कि पीटीआई ले क्या सकती है, जिस तरह चलिए ये बता दें कि पीटीआई क्या दे सकती है, ये बता दें। नहीं देखिए, रजी साहब ने अभी ये कहा कि खुद उन्होंने वक्त दिया है, वो कहते भाजी इंज ना हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम की दफा मौलाना की तरमीम को कह दिया साढ़े वालों यही काफी है, ये लिखना ही नहीं चाह रहे, ना ही उसे बाहर लाना चाह रहे हैं, मौजा लगियां ने। दूसरा एक जुमला अभी जो नौशाद भाई कह रहे थे ना रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से, वो एक बड़ा मशहूर
इश्तहार आया करता था कि वो अगर वेनेजुएला और दीगर ममालिक के होंगे या पाकिस्तान भी शामिल कराना चाह रहे हैं। फिलहाल तक तो एक इश्तहार याद आ गया है डबल एक्शन ब्राइट का, तो ये सारा मामला है। वो चाह ये रहे हैं कि मैं इधर भी हथ पा लूँ तो उधर भी हथ पा लूँ, लिहाजा अगली बात फिर कर लेंगे। ठीक है वलीद साहब, आप मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, तो आपको क्या लगता है कि ये तो बता दिया इन्होंने कि गवर्नमेंट क्या दे सकती है पीटीआई को, सर पीटीआई क्या ऑफर कर सकती है गवर्नमेंट को कि निज़ाम चलने दे जैसे चल रहा है कुछ सालों तक, मतलब यानी कि 2-2.5 साल, जब तक अगले इंतखाबात का वक्त नहीं आ जाता? देखिए पीटी इन चीज़ों से पीछे हट चुकी है पहले ही। आप देखिए वो मैंडेट की बात नहीं कर रहे अब, और उसके एजेंडे में नहीं है। ठीक है। इसका मतलब कि वो हुकूमत को वक्त देने के लिए तैयार है, बस सिंपल सी बात। बस मुझे वो इश्तिहार याद आ गया जो फैजी ने कहा है। जवाद फैजी साहब, यूं था कि धोए भी चमकाए भी, डबल एक्शन ब्राइट। अच्छा अब वलीद साहब मेरे कौन सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी मेरा ले मैं तो लीजिए। रिचर्ड के हवाले से कह रहा हूँ। अच्छा मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लीजिए। आपने कहा ना कि ये तो कह रहे हैं कि मतलब ये नहीं कि उनके मैंडेट की वापसी फिलहाल उनके मुतालबात में से नहीं है, लेकिन सर ये जो एक ये हकीकत भी है कि जिस दिन बानी पीटीआई जेल से बाहर आते हैं, क्योंकि ये पीटीआई नहीं, ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की जमात कहती है कि जिस दिन वो बाहर आए उस दिन इसका मतलब फिर हम अंदर चले जाएं, आप हमें ये कह रहे हैं, तो फिर सर दरमियानी रास्ता क्या? नहीं, दरमियानी रास्ता जिस तरह से प्रपोजल्स आ रही हैं कि उनको हाउस अरेस्ट या इस तरह से रखा जाए, क्योंकि जो इस वक्त हुकूमत है वो मुस्लिम लीग नवाज की है और सारी कीमत इन्होंने अदा की है। ये इसमें कोई शक नहीं, इसमें वो कोई शक फिर वो नहीं चाहेंगे कि बानी पीटीआई जो है वो इसी हुकूमत के बीच में ही वो वापस आए। स्याह हो या सफ़ेद हो, अच्छा हो या बुरा हो, दिवालिया होने से किसी ने किसी हद तक सहारा दिया हो, इस सारे सियासी मंजरनामे में इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि आईनी ओहदों तक ही महदूद रही है, वो बस यूं कह लीजिए कि विन विन पोजीशन में ही रहे, हुकूमत जाए या ना जाए उसके आईनी ओहदे वहीं पर बरकरार है और एक सूबे में उनकी हुकूमत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हम सबको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।